हेलो फ्रेंड्स। रंग बिरंगी कहानियाँ सुनना किसे पसंद नहीं होता। इसलिए आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए खास मैंने अपनी 8-10 स्टोरीज का कलेक्शन को इकट्ठा किया है और इस वीडियो के थ्रू आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंटवारा। महेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सहायक महाप्रबंधक की नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनकी पत्नी मनोरमा भी डिग्री कॉलेज से हिंदी प्रवक्ता से सेवानिवृत्त होकर देहरादून के संत विहार स्थित पॉस कॉलोनी में निवास करते थे। स्तूड़ी जी के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। बेटी दूसरे नंबर की है। सभी बच्चों को अच्छी परवरिश के साथ पाला और शिक्षा दिलवाई। बच्चे भी पढ़ने में होशियार थे तो सबने ITI से BTech MTech किया और मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब करने लगे। बेटी ने भी MCA किया, वह भी बेंगलोर में जॉब कर रही है। दोनों बेटे बड़े, एक कनाडा और दूसरा फ्रांस में सेटल हो गया था, जबकि छोटा बेटा चेन्नई में रहता है। महेश ने सेवानिवृत्त के बाद सबसे छोटे बेटे की शादी की। तब सारा परिवार इकट्ठा हुआ था। आजकल व्हाट्स वीडियो कॉलिंग से सबके चेहरे और मनोभाव देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। अब महेश और मनोरमा दादा दादी बन गए हैं, नाना नानी भी बन गए हैं। नाती पोतों का प्यार व्हाट्सएप स्टेटस पर मिल जाता है। बच्चे ग्रैंडफादर डे और ग्रैंड मदर डे का वीडियो शेयर कर देते हैं। मझला बेटा जो फ्रांस में रहता है, उसके बच्चों का तो उन्होंने बस फोटो और वीडियो कॉलिंग में ही देखा। गोद में लेने का प्यार उनको नसीब नहीं हुआ। बच्चों की उन्नति और उनकी खुशी के आगे उनके नाती पोतों का प्यार बौना साबित हो जाता। समय में बदलाव आता जाता है। अब महेश उम्र के पड़ाव में आने के कारण BP के मरीज और पत्नी मनोरमा भी शुगर की मरीज हो गई है। दोनों बस अपने हिसाब से खाना बनाते हैं, गोलियां ही सहारा है। बच्चे फ़ोन करके हाल चाल पूछते रहते हैं, वहीं से सलाह दे देते हैं। माँ बाप के जन्मदिन पर बारी बारी केक ऑर्डर कर देते हैं। मनोरमा लाख मना करती कि बेटा मैं मीठा नहीं खाती और तुम्हारे पापा भी कितना खाएं, आप लोग बस फ़ोन कर देते हो, यही बहुत बड़ा उपहार है हमारे लिए। बच्चों तुम खुश रहो, सुखी रहो, इससे बढ़कर क्या चाहिए। उम्र का तकाजा है। महेश भी टाइम पास के लिए कभी अंग्रेजी अखबार पढ़ लेते हैं तो कभी समाचार देख लेते, बाकी सोशल मीडिया में कभी कभी अपने विचार व्यक्त कर देते। अच्छा हो गया अब स्मार्टफोन आ गया, जिसने दूरी कम कर दी है, साथ में बुढ़ापे का सहारा बना दिया है। परिवार का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें सभी अपने घूमने फिरने, खाने पीने की चीज़ें और फ़ोटो शेयर करते रहते हैं। कभी कभी चैटिंग भी हो जाती है, लेकिन अक्सर ऐसा समय कम ही मिल पाता है। महानगरों और विदेशों में रहने व कार्यशैली अलग होने के कारण सबको एक समय मिल पाना भी संभव नहीं हो पाता है। देहरादून में मनोरमा के भतीजे की शादी होना तय थी। सबने शादी में जाने का कार्यक्रम बनाया और शादी की तिथि के हिसाब से अपना अपना एयर टिकट बुक कर दिया। महेश और मनोरमा बच्चों के इस फैसले से बहुत खुश थे। लगभग 4 साल बाद सारा परिवार एकत्रित होने जा रहा था। मनोरमा सबकी पसंद का खाना बनाने और उनके लिए स्वेटर बुनना पसंद करती थी। नाती पोतियों को ढेर सारा प्यार देने और उनके साथ उतलाने की इच्छा पूरी हो रही थी। इधर महेश ने भी सोच लिया कि अब उम्र ढलते सूरज की तरह हो रही है, ना जाने कब सूर्य अस्त हो जाए, इसलिए देहरादून की संपत्ति का बंटवारा अपने सामने कर दूं और वसीयत बच्चों के सामने लिखवा दूं। मनोरमा को भी अपनी दिल की बात बता दी और कहा कि अब हमें अपनी उम्र को देखते हुए बच्चों को उनकी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी सौंप देनी चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद कहीं यहाँ विवाद ना हो जाए। स्टेट बैंक में रहे तो उनके सामने प्रॉपर्टी को लेकर कई मामले ऐसे सामने आए थे कि माँ बाप के स्वर्गवास होने के बाद भाइयों में संपत्ति बंटवारे के लिए आपसी झगड़े और मनमुटाव हो गया था। अच्छा खासा परिवार बिखर गया। अपने अनुभवों और बीती घटनाओं से सबक लेकर महेश ने इस बार संपत्ति का बंटवारा करना उचित समझा। वक्त कब निकल जाता है यह तो पता ही नहीं चलता। शादी की तिथि नज़दीक आ गई। मनोरमा ने खरीदारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि बच्चों की पसंद का राजमा चावल, खीर, उनके लिए मूंग दाल का हलवा, ड्राई फ्रूट आदि लेकर आ गई। सभी बच्चे घर पर आ गए। आज बच्चों की
चहचहाहट और सबकी खिलखिलाहट से घर गूंज रहा था। आज लग रहा था कि इंसानों से ही घर होता है, वरना चार दीवारी तो जेल में भी होती है। रात को सब खाना खाकर पीकर जल्दी सो गए। सुबह सब अपने आराम से उठे। उसके मनोरमा ने आलू का पराठा बना के आए, लेकिन बच्चों को नाश्ता में पास्ता और ब्रेड चाहिए था, उनके लिए वही मंगवाया गया। उसके बाद सब लोग शादी में शामिल होने के लिए निकल गए। 2 दिन शादी में निकल गए। महेश अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन अनुकूल समय नहीं मिल पा रहा था। आखिर शाम को सब बच्चे ड्राइंग रूम में एकत्रित हो गए। कुछ देर तक बात की, फिर सब फ़ोन में व्यस्त हो गए। बड़ी बहू का फ़ोन आ गया, मंझले बेटे का भी कॉल आ गया। वह उठकर बात करने बाहर चला गया। बच्चे वीडियो गेम खेलने में मस्त हैं। छोटा बेटा और बहू भी व्हाट्सएप पर व्यस्त हैं। बड़ा बेटा कभी 2-4 बातों में हाँ मिला लेता। इधर महेश सोच रहा है कि सब एक बार फिर साथ में हो जाएं, तो इनके सामने अपनी बात रखूं और बंटवारा कर दूं। लेकिन आजकल के व्यस्ततम समय में समय का बड़ा अभाव है। महेश की मन की बात मन में ही रह गई। मनोरमा ने कई बार बात करने की कोशिश भी की, लेकिन महेश ने रुकने का इशारा कर दिया। वह सबके सामने यह बात करना चाहते थे, लेकिन ऐसा वक्त ही नहीं आया कि सबके सामने 15 मिनट के लिए बैठ जाएं। बैठे भी तो सब फ़ोन में व्यस्त। महेश को लगा कि इससे अच्छा तो यह दूर रहकर ग्रुप वीडियो कॉलिंग करके एक तो हो जाते हैं। अगले दिन सबकी वापसी की फ्लाइट थी, तो सब तो सोने चले गए। सुबह सुबह उठकर सब जाने की तैयारी में व्यस्त हो गए और महेश और मनोरमा भी उनको भेजने की तैयारी में जुट गए। सब लोग गले मिलकर अपने अपने वतन के लिए निकल पड़े। महेश और मनोरमा फिर दोबारा अकेले हो गए। कल तक घर में बच्चों के खेलने की धमक और हल्ला था, आज फिर वही शांति। मनोरमा ने कहा कि मैं जब कह रही थी आप अपनी बात कहो, लेकिन ना तुमने कही और ना ही मुझे कहने दिया। अब पता नहीं यह मौका कब आएगा। महेश ने कहा कि मैंने भी इसका रास्ता खोज लिया है। मैं भी संपत्ति का बंटवारा अपने हिसाब से करके फ़ोन पर ही वसीयत बनाकर बच्चों को व्हाट्सएप पर भेज देंगे। जब फ़ोन पर ही दुनिया है तो फिर वसीयतनामा भी फ़ोन पर ही लिखकर भेज दिया जाएगा। अगले दिन महेश ने फ़ोन पर ही संपत्ति का बंटवारा कर दिया। तब बड़े बेटे और मंझले बेटे ने कहा, पापा उस दिन जब हम सब साथ थे तब आपने बंटवारा क्यों नहीं किया? इस पर मनोरमा ने कहा, बेटा तुम शरीर से तो साथ थे, लेकिन तुम्हारा मन और मस्तिष्क तो फ़ोन और अपने काम में लगा था। हम बात भी करते तो पुतलों से करते। जब घर में आकर भी सब लोग फ़ोन पर ही व्यस्त थे। हम लोग तुमसे बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहते थे, दुलार करना चाहते थे, लेकिन बातें सोची हुई मन में ही रह गई। अब आप लोग खुद इस हिसाब से बंटवारा कर लेना। महेश ने कहा, बेटा अब परिवार कहने को रह गए हैं। घर तो अब घर रह ही नहीं गया, बल्कि गौशाला बन गया है। जैसे पशु खूंटे पर रहकर एक जगह पर बंधे रहते हैं, वैसे ही आजकल सब फोन पर बंधे हुए मौन और स्वयं से मुस्कुराते रहते हैं। जब समय लगे तो इस वसीयत को पढ़कर मुझे व्हाट्सएप पर ही जवाब दे देना। व्हाट्स ग्रुप कॉलिंग और परिवार ग्रुप में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी बहुएं और बेटे अपने किए हुए पर पछता रहे थे, पर अब किया भी क्या जा सकता था, काफ़ी देर हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय। दोस्त हो तो ऐसा देख दोस्त, तुझे ये करना तो पड़ेगा। सिगरेट की आग करते हुए मिनीश ने दर्पण से कहा। कबीर इंडस्ट्रीज के मालिक करण मल्होत्रा का इकलौता पुत्र दर्पण, जो बचपन से पढ़ाई में होशियार था, आज अपने एक टपोरी मित्र मिनेश के साथ बगीचे में बैठा था। मिनेश ने सिगरेट का कश लेकर हवा में धुआं उड़ाते हुए दर्पण से कहा, ले दोस्त, तू भी इसका मज़ा लेकर देख। माँ बाप के संस्कारों में पला बढ़ा दर्पण इस बुरी आदत से दूर रहना चाहता था, इसलिए दर्पण ने मना कर दिया। मिनेश को कई सालों से सिगरेट पीने की लत थी। उसका इस आदत के पीछे काफ़ी खर्चा हो जाता। उसने मन ही मन सोचा कि दर्पण को भी ये आदत लग जाती है तो उसका खर्चा बच जाएगा। इसी सोच से वो उत्साहित हो गया। उसने अपनी मित्रता का दबाव डालते हुए दर्पण से कहा, देख दोस्त, मुझे अकेले अकेले मज़ा नहीं आता, तुझे मेरा साथ देना ही पड़ेगा। देख दोस्त, तुझे ये करना तो पड़ेगा ही।
उसने सिगरेट को आगे बढ़ाते हुए कहा, देख दर्पण, अच्छी तरह समझ ले, दोस्ती रखनी है तो सिगरेट पीनी ही पड़ेगी। दर्पण असमंजस में था। कच्ची उम्र अच्छे या बुरे का अंतर नहीं समझ पा रही थी। दर्पण ने अपने दोस्त मिनेश की आंखों में देखा, फिर उसके हाथ से सिगरेट की और कुछ सोचकर उसने मिनेश के हाथ से सिगरेट ले ली। शायद दोस्त की जिद के सामने माँ बाप के संस्कार कमज़ोर पड़ गए। इस बात को कई वर्ष बीत गए। मिनेश और दर्पण की दोस्ती अभी भी वैसी ही थी, अटूट अजोड़। पर ये क्या, आज मिनेश की आंखों में आंसू थे। दर्पण ने उसके पास आकर उसके आंसुओं को पोंछा और बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ दोस्त? मिनेश ने रोते हुए कहा, याद है दर्पण, हमारे कॉलेज में राजेश हुआ करता था? दर्पण ने कहा, हाँ, वो तुम्हारा खास दोस्त। क्या हुआ था उसे? मिनेश ने कहा, वो कैंसर की वजह से मर गया। उसके फेफड़े सड़ गए थे। सिगरेट के धुएं ने उसके जिस्म को राख में बदल दिया था दोस्त, और ये सब मेरी वजह से हुआ। दर्पण, क्या उसे भी तुमने सिगरेट की आदत लगाई थी? मिनेश, ना मेरे दोस्त, याद है सालों पहले मैंने तुम्हारे सामने सिगरेट रखकर पूछा था कि देख दर्पण, अच्छी तरह समझ ले, दोस्ती रखनी है तो सिगरेट पीनी ही पड़ेगी। दर्पण, हाँ याद है। मिनेश, बस उसी तरह राजेश ने मेरे सामने सिगरेट रखकर कहा था, देख मिनेश, अच्छी तरह समझ ले, दोस्ती रखनी है तो सिगरेट पीनी ही पड़ेगी। और उस दिन से मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। दर्पण, तो दोस्त उसमें तुम्हारा क्या दोष? वो अपनी गंदी आदतों की वजह से मरा, उसमें तुम्हारी क्या गलती? मिनेश, गलती मेरी ही है दोस्त। काश उस दिन जिस तरह तुमने मेरे हाथों से सिगरेट लेकर कहा था कि मिनेश फैसला तुम करो, तुम्हें क्या चुनना है, सिगरेट या मेरी दोस्ती। काश वही बात मैंने राजेश से की होती तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। मिनेश ने आगे कहा, मुझे आज भी तुम्हारे वो शब्द याद हैं दोस्त, तुमने कहा था अपनी गंदी आदतें अपने पास रखो, दोस्तों में बांटते मत फिरो। आंख में आए आंसुओं को पोंछते हुए मिनेश ने कहा, आज मैं चुस्त तंदुरुस्त हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला, और राजेश तड़प तड़प कर मरा क्योंकि उसे मेरे जैसा दोस्त मिला। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मम्मी कुछ तड़कता भड़कता बनाओ तभी वीडियो वायरल होगी। मैंने कहा, अब मैं तड़कता भड़कता क्या बनाऊँ? चलो अपनी स्टोरी ही बनाते हैं, एक नई स्टोरी। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसका नाम है मेरे मरने के बाद। और हमारी आज की स्टोरी थोड़ी इमोशनल होने वाली है, तो दिल थाम के सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईने को तोड़ते हुए मैं जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है क्या तू? कम से कम तू तो मुझे देख, एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और तेरे भी नखरे हो रहे हैं। पूजा भागते हुए आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ कोई भी नहीं है कमरे में, और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली होगी कोई, बेड के नीचे छिप गई होगी, ध्यान से देख, मम्मी ने अंदर से आवाज़ दी। पूजा ने बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझे हंसी ही आ गई। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं है बिल्ली, कहाँ भाग रही हो? पूजा भागते भागते रुक गई और अजीब सहूलियत के साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ सुन लिया हो। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कोई तो मुझे सुन पा रहा है। पूजा, मैं हूँ तुम्हारा ध्रुव। हाँ पूजा, मैं तुम्हारा ध्रुव, कहते हुए मैं पूजा की तरफ गया। पूजा मेरे लिए नहीं रुकी थी, दरवाजे पर उसकी चुनरी फंस गई थी। वो अब वापस दरवाजे के पास आने में आलस करते हुए कुंडे में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उस दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और धीरे धीरे उसके पास जाने लगा, लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतज़ार किए बिना किचन की तरफ दौड़ लगा ली। मैं भी दुपट्टे का दूसरा छोर पकड़े उसके पीछे पीछे भागने लगा। पूजा और उसकी लहराती चुनरी किचन में माँ के पास पहुंची। तेज भागने की वजह से किचन में भी ब्रेक नहीं लगा और माँ से जा टकराई। मैंने अपना माथा ठनका, अब तो खाएगी ये डांट, बावली लड़की है ये तो, भला बिल्ली से इतना कौन डरता है।
क्या हो गया तुझे? ये क्या भाग रही है? बिल्ली ही होगी, कोई बाघ तो है नहीं, माँ ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। पूरा शीशा टूट गया है, पता नहीं कैसे। जरूरी थोड़ी बिल्ली ही होगी, पूजा बोली। तू फौजी की बीवी होकर इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली, कॉकरोच और चूहे तो जैसे कोई आतंकवादी हैं तेरे लिए, और कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे होंगे। हं, आ जाएगा ध्रुव तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करो, बॉर्डर के तो करते ही रहते हो, माँ बोली। पूजा भी हल्की मुस्कुराहट के साथ चूल्हे में चढ़ाई खीर को चम्मच से हिलाने लगी। कितनी खुशी है दोनों में मेरे आने की, और मैं सुबह से थक गया दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो आगे पीछे घूम रहा हूँ इनके, लेकिन नहीं, इनको मुझसे मतलब नहीं, मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तू इसको मत हिला, जाकर फ़ोन कर ध्रुव को। कल रात को हुई थी बात तो बोल रहा था कि सुबह 8 बजे तक आ जाऊंगा, नाश्ता तैयार रखना, 8:45 बज गए हैं, माँ ने कहा। सुबह से 4 बार कर लिया फ़ोन लेकिन वो नहीं उठा रहे। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको आज, मैं तो बात भी नहीं करूँगी, पूजा ने कहा। सोया होगा गाड़ी में, जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू एक बार और कर फ़ोन, जा मेरे फ़ोन से कर ले, माँ ने कहा। पूजा ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फ़ोन उठाया और मेरा नंबर डायल करते हुए मिलाने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि पूजा को मेरा नंबर याद रहता है, वो अपने फ़ोन से भी मुझे नंबर डायल करके फ़ोन करती है, जबकि नंबर सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या दूसरे नंबर पर रहता है। फिर भी आदत से मजबूर। घंटी जा रही है मगर उठा नहीं रहे। घंटी की आवाज़ सुनकर मैंने जेब को टटोला तो मेरे जेब में फ़ोन नहीं था। संदेशे आते हैं वाले गाने की सीटी मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने रिंगटोन पर वही लगाया था। शायद मेरा फौजी होना भी एक कारण था और उस गाने से मुझे लगाव भी बहुत था। फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ गूंज रही थी एक सुनसान जंगल में। मोबाइल ज़मीन पर हल्की दूब घास से ओस की बूंदों को ओढ़े हुए वाइब्रेट कर रहा था और उसके थोड़ी ही दूर एक गाड़ी का दरवाज़ा अधजला हुआ था और कांच के काले टुकड़े थे और पास ही गाड़ी के पहिए में अब तक आग लग रही थी। रिंगटोन की आवाज़ कानों में गूंज रही थी क्योंकि मैं अभी मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती हुई गाड़ी और झाड़ियों में फंसी कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल के पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फ़ोन आ रहा था और मैं जानता था कि मेरी पत्नी पूजा फ़ोन कर रही है। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं जोर से चिल्लाया, नहीं! मेरी नहीं बोलने की आवाज़ पूरे इलाके में गूंजी थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे से खुद की लाश के पास गया और उसे उठाने लगा, उसके सीने को मलने लगा ताकि सांस वापस आ जाए। लेकिन ये असंभव कार्य था। मैं हिम्मत हार चुका था। एक तरफ पूजा और माँ दोनों मेरा इंतज़ार कर रहे थे, दूसरी तरफ मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था। मेरी तो नहीं लेकिन सरकारी गाड़ी थी जिसमें मैं और मेरे 5-6 और साथी थे। शायद गाड़ी सड़क से नीचे गिर गई थी। मैं रात के उस वक्त को याद करने लगा जब हम एक साथ बॉर्डर के पास लगे कैंप से अपनी छुट्टी अप्रूव करके लौट रहे थे। सारे भाई लोग भी उतने ही खुश थे जितने हम 7 लोग जिन्हें छुट्टी मिली थी। ध्रुव यार, हमारा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। रात को कंबल कुटाई किसकी करेंगे? राहुल ने शरारती अंदाज में कहा। राहुल मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था और परेशान भी सबसे ज़्यादा मुझे करता था। जब वो परेशान करता था तब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो दोस्ती के नाम पर बस मजाक उड़ाता है मेरा। मैं बहुत बार उससे हमेशा के लिए झगड़ कर दोस्ती से छुट्टी लेने की सोच लेता था तंग आकर। उसकी बात बात पर छेड़ना और बाकी लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन हर मुसीबत में जब वो मेरा साथ देता था तो मुझे यकीन हो गया था कि वो बस मजाक करके सबको हंसाता है, दोस्ती भी तो निभाता है। दिन जब 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला किया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहां से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे। लेकिन राहुल तब तक दीवार लांघकर नहीं गया जब तक मैं फंसा हुआ था, जबकि वो ही सबसे फुर्तीला था।
उसने पहले मुझे दीवार लंघवाया, उसके बाद खुद लंबी छलांग लगाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि राहुल ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कल शाम को हंसते हंसते राहुल ने मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अब तो कुछ दिन अपनी बीवी के पल्लू में बंधे रहना, जिसे परसों मैंने आई लव यू बोला था। सब लोग हैरानी से राहुल की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई। मेरे फ़ोन से मैसेज भेजा था, पूजा से मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने इसे बताया था तो पता नहीं कब इसने ऐसी हरकत कर दी। कमीना है ये, मेरा दोस्त नहीं है। सब लोग हंसने लगे। हम गाड़ी से थोड़ी दूर ही गए थे कि राहुल का सैड इमोजी के साथ मैसेज आ गया, आई मिस यू यार। मैंने स्माइली फेस भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता था वो यहाँ भी कोई गेम खेलेगा। गाड़ी निकल पड़ी पिंजौर की तरफ। पंजाब बॉर्डर से होते हिमाचल की तरफ जाना था क्योंकि सब लोगों को छोड़ते हुए जाना था हमें। मैंने गाड़ी के लास्ट वाले सबसे बड़े सीट पर कब्जा किया और पेट के बल लेटकर कोहनी पर सारा भार देते हुए मोबाइल हाथ में ले लिया। पूजा को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश हो ना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे महीने की। साथ में मैंने लास्ट सीट पर लेटे हुए एक सेल्फी ली और पूजा को सेंड कर दिया। तब भी पूजा को यकीन नहीं आया क्योंकि उसके साथ अक्सर मैं ऐसी ठिठोली करता रहता था, पुरानी फ़ोटो भेजकर। उसने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया। तब मेरे पास हेडफोन नहीं था तो मैंने फ़ोन काटते हुए पहले बैग से हेडफोन निकाला, उसके बाद दोबारा कॉल लगाने लगा तो पूजा का मैसेज आ गया, मुझे पता है आप आ रहे हो। वीडियो कॉल कर रही थी लेकिन अब माँ के साथ मार्केट जाने लग गई। शाम को कर लूँगी, टाइम लगेगा तो। नहीं भी किया तो भी कल तो आप आ ही जाओगे। पूजा का मैसेज देखने के बाद मैंने कॉल बैक नहीं किया। माँ को कॉल कर लिया, हेलो प्रणाम माँ, बैठ गया तू गाड़ी में, थोड़ा ध्यान से आना ठीक है, माँ ने कहा। लेकिन आपको कैसे? मैं कुछ कहता कि माँ दोबारा बोलने लगी, मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि तेरे से मुलाकात होगी, और जब बहू ने खुश होकर बताया कि तू आ रहा है तो मैं समझ गई मेरा उस दिन का सपना ज़रूर पूरा होगा। 2-4 दिन पहले ही सपने में तू आया था घर। सपने तो मुझे भी आते हैं मम्मी, लेकिन बहुत अजीब अजीब ऐसे सपने कि मैं किसी को बताऊं भी तो कैसे। अजीब तरह से शुरू होते हैं और अजीब तरह से ख़त्म। मैंने कहा, तू तो बचपन से अजीब सपने देखता है, तेरे सपनों पर तो किताब भी लिखी जा सकती है। अभी वो सब छोड़, तू ये बता कि नाश्ता क्या करेगा कल सुबह, माँ ने कहा। ऐसे मत पूछो, आप जो पकाते हो वो स्पेशल होता है, कुछ भी पका लेना, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मैंने कहा। माँ ने मार्केट जाना था तो जल्दी से फ़ोन काट दिया। रास्तों में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है, नेट भी नहीं चल रहा था। मैंने मोबाइल में गाने चलाकर सोना ही बेहतर समझा। मेरी एक और ख़ास बात थी जिसके कारण मेरा मजाक भी बनाते थे दोस्त। वो ख़ास बात ये थी कि मुझे जहाँ आंखें बंद करके 5 मिनट रह लिया वहीं नींद आ जाती थी। कभी कुर्सी पे, कभी किसी पत्थर पे, कभी कैंप पे अंदर चटाई बिछाकर ही सो जाता था। इतनी प्यारी नींद थी कि इंतज़ार करती आंखें मूंदने का। गाना सुनते सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई। उस नींद के बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर चला गया तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। पूजा ने भी नहीं देखा, ना ही माँ ने। जब पूजा ने माँ के फ़ोन पर फ़ोन किया तो मैंने पाया कि मैं तो किसी जंगल में बेसुध पड़ा हुआ हूँ। फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं और मैं अपने चारों तरफ जल रहे गाड़ी के पुर्जों और साथियों की लाशों को देख रहा हूँ। एक अजीब सा डर मेरे मन में था क्योंकि मुझे अभी अभी पता लग रहा था कि वो शीशे में मेरे नहीं दिखने की क्या वजह थी। पूजा ने क्यों मुझे नहीं देखा, क्यों माँ को मैं महसूस नहीं हुआ, मुझे सब मालूम हो चुका था। इन सब का कारण था कि मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसलिए वो शरीर को छोड़कर घर चली गई। अब मैं घुटने के बल अपने गिरे पड़े मोबाइल की तरफ गया। झाड़ियाँ इतनी थी कि कोई ठीक से तनकर चल भी नहीं सकता। जैसे ही मैं मोबाइल को पकड़ने लगा तो मोबाइल के पास किसी का पैर नजर आया। मैंने पैर को देखते हुए ऊपर की तरफ गर्दन उठाई तो एक लड़खड़ाता हुआ फौजी को अपने सामने पाया, जिसने वो मोबाइल उठाया और आगे वाली कॉल को डिस्कनेक्ट करके एक हेल्पलाइन नंबर डायल कर लिया। हेलो, गाड़ी नंबर
13682 अमृतसर टू हिमाचल पलट गई है और गाड़ी के सारे जवान मौत के घाट उतर गए हैं। मैं ही बच गया क्योंकि गाड़ी पर आतंकवादियों का हमला हुआ था। तब मैं गाड़ी में नहीं था। गाड़ी पर इलेक्ट्रिक कारतूस से हमला करके उसका बैलेंस बिगाड़ दिया और पलटते हुए गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। मैं बहुत मुश्किल से सभी फौजी भाइयों की लाश तक पहुंचा हूं। ओके, हम करते हैं कुछ, कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अरे ये तो रघु है, मैंने खुद से कहा और झाड़ी को हटाते हुए रघु के पास गया। रघु से मैं कुछ कहता कि एक बार फिर पूजा का कॉल आया। रघु ने नाम पढ़ा और कहा, क्या कहूँ मैं पूजा भाभी से, कैसे उठाऊँ फ़ोन? अरे उठा लेना प्लीज़, उठा ले और बोल दे कि ध्रुव आ रहा है, उसे बोल देना। मैंने कहा ही था कि रघु भी बोल पड़ा, मुझ में नहीं हिम्मत, लेकिन ध्रुव जाएगा, ध्रुव घर तो जाएगा, वो भी पूरे शान से। तिरंगा उसका कफन होगा, तिरंगा में लिपट कर ध्रुव घर पहुंचेगा। उससे पहले पहुंच चुकी होगी उसकी कहानी। जिस तरह उसने इन 8 सालों में आतंकियों का जीना हराम किया था, घुसपैठियों को उनके कैंप में घुसकर मारने का खिताब भी तो ध्रुव को हासिल है। यही नहीं, ध्रुव ने अकेले 8 आतंकवादियों से लड़कर सुपर हीरो की उपाधि जो हासिल की है, उस दिन को कैसे देश भूल जाएंगे जब 4 जवानों को शहीद करने वाले आतंकवादियों ने ध्रुव को किडनैप करके पूरे देश को चुनौती दे दी थी और अपनी शर्त मंजूर करने के लिए धमकियां दे रहे थे। ध्रुव ने ही उस शर्त को न मानने को कहा था, लेकिन सरकार ने अपने जवान के लिए शर्त मंजूर कर ली थी। तो ध्रुव ने उन सभी आतंकियों के साथ उनके शर्तों का भी नामो निशान मिटा दिया था। रघु अकेले अकेले आंखों में पानी लिए मेरी तारीफ किए जा रहा था। अरे बस कर मेरे भाई, रो मत, तुम मेरे लिए रोते हो और मुझे फिक्र उस माँ की है। इसने कल शाम को भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा, ये सोचकर कि कल सुबह अपने बेटे के साथ खाऊंगी। और मेरी बीवी पूजा कितनी बदनसीब है वो, उसे तो प्यार से गले भी साल में एक बार लगाता हूँ। वो भी इंतज़ार कर रही होगी कि मैं आऊँगा तो पहले ढेर सारी शिकायत करेगी और उसके बाद अपने दिल की बात बताएगी। मैं फिर से उसका हाथ पकड़कर उंगली से उसे घुमाते हुए किसी हिंदी पुराने ज़माने के गाने पे झूमूंगा, जैसे हर बार झूमते थे। फिर उसे भी गर्व होता है कि उसका फौजी पति छुट्टी लेकर आया है, जिसे वो सुबह शाम याद करती है। बहुत सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। मैं भी ठहर गया और रघु भी अभी वहीं रुका था। उसने फ़ोन तो नहीं उठाया, लेकिन अब वो अपने ही मोबाइल पर फ़ोन करने लगा क्योंकि उसका मोबाइल खो चुका था। उसे उम्मीद थी यहीं कहीं गिरा होगा। सूरज की शुरुआती किरण अब झाड़ियों से छनते हुए हमारी तरफ आने लगी और झाड़ियों की ओस भी कोहरा बनकर उड़ने लगी। रघु हमारी लाशों के पास ही बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि उनकी मदद के लिए टीम आए। मैं अब जान चुका था कि मैं मर गया, इसलिए अभी इन झाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरी था घर जाकर ये देखना कि कहीं उन तक खबर तो नहीं पहुंच गई। घर गया तो अभी भी वहाँ कुछ नहीं पता था। वो लोग टेंशन में ज़रूर थे कि 9:15 बज गए, लेकिन मैं घर नहीं आया, ना ही फ़ोन उठा रहा था। मेरे पास उसके दोस्तों का नंबर होगा, किसी को फ़ोन करके पूछ, माँ बोली। एक ही का नंबर है, राहुल का, लेकिन वो साथ नहीं आया। मैंने किया था उसे फ़ोन, पूजा ने कहा। एक बार और करके पूछ ले, वो ध्रुव के अलावा किसी और को फ़ोन करके पूछ लेगा, माँ बोली। माँ की ज़िद को देखते हुए पूजा ने फिर से राहुल को फ़ोन किया। इसी बीच राहुल की रघु से बात हो चुकी थी मेरे फ़ोन से, इसलिए राहुल सब जानता था। एक झिझक के साथ राहुल ने फ़ोन उठाया। हेलो भैया, आपकी हुई बात उनसे? पूजा ने कहा। राहुल के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसने कांपती रोती सी आवाज़ में कहा, भाभी आप टीवी खोल लो। कहते ही राहुल ने फ़ोन काट दिया। टीवी खोल लो? सुनते ही पूजा सुन्न पड़ गई। एक तरफ राहुल की दर्द भरी आवाज़ और ऊपर से उसने कुछ बताया भी नहीं। पूजा की हिम्मत ही नहीं हुई टीवी खोलने की। फिर भी वो आगे गई और टीवी खोलते हुए सोफे में बैठ गई। पूजा को शांत देखकर माँ की चीख निकल आई। सुबह सुबह शीशे के टूटना पहले ही अपशगुन हुआ था, ऊपर से उसकी दाईं आंख सुबह से फड़क रही थी, जिसे वो सिर्फ
इसलिए इग्नोर कर रही थी, क्योंकि हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। टीवी में समाचार इस प्रकार थे। सुपर हीरो ध्रुव और उसके साथी हुए आतंकवादियों के धोखे का शिकार। कुछ दिन पहले ध्रुव के दिखाए कारनामे से डरे हुए आतंकवादियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किया पलटवार। देश को फिर से हुआ 6 जवानों को खोने का नुकसान। फिर से भारत माता के 6 पुत्र अब हमेशा के लिए सो गए अपनी मां की गोद में। 6 शहीद जवानों को पूरा देश देगा भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद जवान ध्रुव की जगह उसकी मां निर्जला देवी को किया जाएगा सम्मानित। समाचार देखते देखते पूजा बेहोश हो गई और मां भी आंखों में आंसू बहाते हुए टीवी पर नजर गड़ाए ना कुछ देख पा रही थी और ना ही कुछ सुन पा रही थी, क्योंकि जो उसने सुना था उसके अलावा उसके सुनने लायक कोई बात थी ही नहीं दुनिया में। प्यार के शौकीन पड़ोसी लोग भी खबर सुनकर हमारे घर आने लगे थे। पिप पिप टी एक गाड़ी हॉर्न दे दे कर लगातार चल रही थी और एक मोबाइल जो बार बार रिंग हो रहा था। बस के सीट के नीचे की तरफ लटका हेडफोन और बैग के ऊपर रखा हुआ सिर, सब बस स्लो मोशन चलने से उत्पन्न कंपन से कांप रहे थे और पसीने से भरा हुआ ध्रुव आंखों से आंसू बहा रहा था। फिर अचानक एक तेज ब्रेक से ध्रुव सीट के नीचे फिसल गया। बेइज्जती के डर से एकदम उठा और देखने लगा कि किसी ने उसे गिरते हुए देखा तो नहीं, वरना फिर से खिल्ली उड़ाने लगेंगे। शुक्र है सब मजे से सो रहे थे। बस ड्राइवर जागा हुआ था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उबासी लेकर ध्रुव झट से बैठ गया। हे प्रभु, ये सुपर हीरो बनने के सपने क्यों इतने तंग करते हैं मुझे, और अपने फौजी साथी तो मुझे पेल के रखते हैं। फिर इतने सारे आतंकवादियों को उनके कैंप में जाकर कैसे मारा मैंने, और मैं खुद भी तो मरा। बेकार, आज वाला सपना तो बिल्कुल ही बेकार था। कहते हुए ध्रुव ने हेडफोन कान में डालते हुए पूजा को फोन किया। हेलो, उठ गई या सोई हो अभी? नींद ही किसे आई पता नहीं, जब आपने आना होता है तो नींद कहाँ गायब हो जाती है, पूजा ने कहा। अरे लेकिन अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं। पूरे 3 घंटे हैं मेरे आने में, और बस की रफ्तार जैसी है उस हिसाब से तो 4 भी लग सकते हैं, ध्रुव ने कहा। आपके लिए नाश्ता भी तो पकाना है। मम्मी तो सुबह से ही किचन में खटबट करने लगी है। शायद कुछ स्पेशल बनाएंगी आज, पूजा ने कहा। चलो आराम से बनाओ, मैं भी आराम से आ रहा हूँ। और हाँ, घर आकर तुम्हें आज वाला सपना बताऊंगा। आज तो सपना मेरा इतना खतरनाक था कि जब उठा तो पूरी आंखें भीग गई थी, ध्रुव ने कहा। ऐसा भी क्या देख लिया? चलो घर आकर बताना, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ, पूजा ने कहा। ओके बाय, ध्रुव ने कहा और फोन काट दी और आंखें बंद कर ली। बाकी सारे साथी सोए हुए थे। अब ध्रुव को नींद नहीं आ रही थी। वो उस अजीब सपने के बारे में सोच रहा था। माँ सही कहती है, मेरे सपनों पर बुक लिखी जा सकती है। एक बार फौजी से रिटायर्ड हो जाऊं, फिर लिखूंगा अपने सारे सपनों को। कहते हुए ध्रुव सोने की कोशिश करने लगा। बस के झटके और सफ़र, साथ में फिर एक नया सपना। ध्रुव की लाइफ तो नींद और सपनों में ही उलझ गई थी। अभी तक के सपने में वो एक सुपर हीरो था। अगर नींद में देखेगा तो वो हमेशा सुपर हीरो सपने में ही रहेगा। असल जिंदगी में सुपर हीरो बनने के लिए खुली आंखों से सपने देखने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। खैर, ध्रुव को मेहनत करना पसंद था, लेकिन सिर्फ सपनों में। इसलिए तो वो बिना मेहनत के जहां आंखें बंद करता वहीं सो जाता था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। रोता बचपन। आज के डेट में पेरेंट्स के पास टाइम न होने के कारण बच्चों की ज़िंदगी कैसे प्रभावित हो रही है, इसका जिक्र किया गया है इस कहानी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिर से उसने बताया कि मम्मी पापा ने आने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं था। आज स्पोर्ट्स डे पर भी मालिनी और विजय के पास समय नहीं था। उनके लिए अपनी बिजनेस मीटिंग ही बहुत ज़रूरी थी। शाम को जब वे दोनों वापस आए तो भी उनके पास समय नहीं था, क्योंकि उन दोनों को एक बिजनेस पार्टी में जाना था। ज़िंदगी के 10 साल कब इस तरह बीत गए पता ही नहीं चला, और आज उन दोनों के बच्चों के बचपन में भी बहुत कुछ बाकी नहीं था, क्योंकि उनका बचपन ही बाकी नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
एक तरफा रिश्ता। प्रिय मोहन, मैं कौन हूँ ये तो तुम कभी नहीं जान पाओगे, लेकिन मैं तुमसे आज अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी भावनाओं का सम्मान करोगे। तुम्हें याद है, जब तुम कॉलेज में पहली बार आए थे तो तुम एक लड़के से टकरा गए थे जो तुम्हारे सीनियर के रूप में तुम्हें धमकी देने लगा था। मैं भी वहीं खड़ी हुई सब देख रही थी। मेरे लिए यह बात कोई नई नहीं थी, क्योंकि पिछले 2 साल यही सब तो देखा था मैंने। लेकिन सच कहूँ तो मुझे सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उसके कहने पर तुमने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की। तुमने अपने करियर बनाने से ज़्यादा एक लड़की के सम्मान को तरहीज़ दी, और यही वजह थी कि मैं आज भी दिल से तुम्हारा सम्मान करती हूँ। मुझे जब जब कोई परेशानी होती थी तो तुम एक बड़े भाई की तरह मेरी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। मैं अपने दिल में कब तुम्हें यह स्थान दे बैठी मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कभी तुमसे अपने दिल की बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अधिकार की उम्मीद न कर बैठूं। आज मैं अपनी डायरी का एक और पन्ना तुम्हारे नाम करती हूँ, इस उम्मीद में कि कभी न कभी इस एक तरफा रिश्ते को नाम मिले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिद। कभी कभी कुछ माता पिता प्यार दुलार में अपने बच्चों को इतना ज़िद्दी बना देते हैं जिनका खामियाजा उन्हें ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो इसी से रिलेटेड है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ ज़िद्दी नहीं बनाना चाहिए, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत नहीं करनी चाहिए। कभी कभी उन्हें सच्चाई का सामना करने के लिए भी छोड़ देना चाहिए, ताकि उन्हें जीवन की कड़वी सच्चाई का अनुभव प्राप्त हो। खैर, मेरी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। सुभाष जी अपनी लड़की को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम प्रिया रखा था। सुभाष जी ने उसकी हर जिद पूरी की। प्रिया को हर वो चीज़ मिली थी जो उसे खुशी देती थी, लेकिन उसकी एक जिद ने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने अपनी एक सहेली के भाई से प्यार किया और जिद की और उससे शादी भी की। इच्छा न होने के बाद भी सुभाष ने बेटी की खुशी के खातिर उसकी इच्छा पूरी की। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलने के बाद प्रिया की उम्मीदें बदलने लगी। उसे प्यार के सपनों और ज़िंदगी की हकीकत में अंतर समझ में आया, तो जिम्मेदारियों के बोझ से बचने के लिए उसने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। इतनी इमेच्योरिटी। खैर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं एक नई कहानी के साथ फिर से आप सबके सामने। आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है काली कलूटी, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की चिंता आज का भी सुकून हर लेती है। आशा अनमोल को समझा रही थी और अनमोल अपने सारे बैंक अकाउंट डिटेल लेकर बैठा था और आगामी 3 साल की योजना बना रहा था, जैसे कि इन 3 सालों में सोनाक्षी को कोई अच्छा लड़का मिलेगा ही नहीं, और जो भी मिलेगा वो दहेज का ही लोभी होगा। तभी आशा अनमोल को समझा रही थी। दरअसल सारी चिंता उनकी बड़ी बेटी सोनाक्षी को लेकर थी। 2 साल पहले बीएड करके अब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। देखने में सलोनी थी, ऊपर से सुर इतना सधा हुआ था कि सब उसे कंठ कोकिला कहते थे, और कुछ बदतमीज टाइप के लोग उसे काली कलूटी कोकिला भी कह देते थे। तब वह उसकी बड़ी बड़ी मृगनैनी सी आंखों में आंसू भर आते थे। दरअसल देखने में नाक नक्श अच्छे भले होने के अलावा सोनाक्षी का रंग दबा हुआ था, और इसी वजह से उसकी शादी में भी इतनी दिक्कतें आ रही थी। सुकोमल गाल और हंस सी रंगत वाली दुल्हन की लालसा लिए लड़के वाले देखने आते और फिर नापसंद कर जाते। माता पिता दोनों ही बेहद दुखी हो जाते।
इस वजह से सोनाक्षी की छोटी बहन पाखी की शादी हो गई थी। रंग की धुली हुई पाखी लड़के वालों को पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और सोनाक्षी को बड़ी तेजी से उसकी कमतरी का एहसास करा गए थे। पर सोनाक्षी ऐसे मौक़ों पर अपना आत्मविश्वास गिरने नहीं देती, बल्कि खुद की काबिलियत और बढ़ाने में लग जाती। साथ ही अच्छे और नए फैशन के कपड़े, लेटेस्ट हेयर स्टाइल और स्वास्थ्य और स्वाभिमान की आभा से दमकता चेहरा उसकी पहचान बन चुका था। पिछले 2-4 महीनों से सोनाक्षी बहुत खुश रहने लगी थी। वजह थी उसके साथ काम करने वाले संगीत के शिक्षक अजितेश ने उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे 1 महीने आगा पीछा सोचने के बाद कहीं जाकर सोनाक्षी ने स्वीकार कर लिया था। वो सोच रही थी अपने प्रेम के बारे में माता पिता को कैसे बताए कि आज रसोई में चाय बनाते वक्त अपने माता पिता की बातें सुनकर उससे और रहा नहीं गया। सीधे जाकर उनके सामने खड़ी हो गई और उनको अजितेश के बारे में बताया। सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और अनमोल जी ने आगे बढ़कर लड़के से मिलने की इच्छा जाहिर की और आशा भी बेहद खुश थी कि अब उसकी बड़ी बेटी का भी घर बस जाएगा। सगाई के समय दोनों की जोड़ी देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। सबसे ज़्यादा खुश थी पाखी। सोनाक्षी से पहले शादी हो जाना और जो लड़का सोनाक्षी को देखने आया था उसका पाखी को पसंद कर लेना, यह सब इतना अप्रत्याशित था कि पाखी आज तक एक आत्मग्लानि की भावना से बाहर नहीं निकल आ पाई थी। अब जबकि उसने देखा अजितेश ने सामने से आकर सोनाक्षी का हाथ मांगा है और उसकी दहेज की भी कोई मांग नहीं है, तो उसे बहुत ही खुशी हो रही थी। वैसे भी बहनें आपस में एक दूसरे से कितना प्रेम करती हैं, ये तो सर्वविदित है ही। सगाई के ठीक 1 महीने बाद शादी की तारीख पक्की हुई थी। लड़के वाले शादी धूमधाम से तो कराना चाहते थे, पर शादी का खर्चा वर वधू दोनों पक्ष मिलकर उठाने वाले थे। दहेज वहेज की किसी तरह की कोई मांग का तो सवाल ही नहीं उठता। शादी की तैयारी करते हुए अनमोल जी सोच रहे थे, खामखा वो अपनी कंठ कोकिला बेटी की शादी और दहेज को लेकर चिंता में घुले जा रहे थे और वर्तमान को भी नहीं जी पा रहे थे। जबकि आशा जी तो हमेशा से आशावान थी कि उनकी लाडली को कोई गुण ग्राहक ही हाथ मांग कर ले जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अब उनकी लाडली को कोई काली कलुटी बोलकर नहीं चिढ़ाएगा। सच में रिश्ते में जब तक मन से ना मिले रिश्ता बनाना बेकार है, और जहाँ दिल से दिल मिल जाते हैं वहाँ आपस में प्यार करने वाले 2 प्रेमियों के लिए आगे की ज़िंदगी का सफ़र आसान हो जाता है और बेहद खुशनुमा भी। जैसे सोनाक्षी और अजितेश एक दूसरे से दिल का नाता जोड़ चुके थे और अब पवित्र अग्नि के फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंधने वाले थे। उम्मीद का दामन ना छोड़ो कभी, ना सोचो भविष्य के लिए इतना, बस सोचो क्या है आज और अभी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक नई कहानी के साथ। और हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेट। इसमें मैं ये बताऊंगी कि इंटरनेट ने किस कदर हमारे जीवन को जकड़ के रखा हुआ है, और साथ ही हमारी जो अगली जनरेशन है उस पर इसका क्या असर हो रहा है, कितना इम्पैक्ट डाल रहा है ये इंटरनेट, इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है इस स्टोरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यालय में एक शिक्षक साथी के अवकाश में रहने पर प्रिंसिपल साहब द्वारा मुझे मेरे खाली क्लास को 7th में जाने का आदेश दिया गया। मैं 6वें कालांश में विद्यार्थियों से खचाखच भरे कक्ष में पहुंचा। कालांश सामाजिक विज्ञान का था। बच्चों ने मुझे बताया कि आज 11th चैप्टर पढ़ाना है। मैंने एक बच्चे से किताब मांगकर विवरणिका देखी तो 11th चैप्टर का टॉपिक था बच्चों में इंटरनेट के खतरे। मैं किताब को साइड में रखकर स्टेप बाय स्टेप बच्चों को इंटरनेट के दुष्परिणाम समझा रहा था। मैंने उन्हें समझाया कि सोशल मीडिया ने समय की बर्बादी को बहुत बढ़ावा दिया है। किशोरावस्था की उम्र में बच्चे चकाचौंध और ग्लैमर की ओर आकर्षित होते हैं। वे अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटो और पोस्ट दिखाने के बारे में चिंतित रहते हैं। इसके बाद वे लाइक्स और टिप्पणियों को देखने के लिए
और अपनी पोस्ट को दोबारा चेक करते हैं। ऐसा करने में बहुत समय बर्बाद होता है। डेटिंग और चैटिंग ऐप्स भी पढ़ाई में बाधा साबित होती है, वगैरह वगैरह। 35 मिनट जाने कब बीते पता ही नहीं चला और विद्यालय की घंटी बज गई। मैं मन ही मन बड़ा खुश था कि बच्चों को इंटरनेट से बचाने में मेरा ये प्रयास सफल रहेगा। मैं कक्षा से बाहर निकला ही था, तभी मेरे पीछे 2 बच्चे तेज गति से सर सर पुकारते हुए आए और बड़ी विनम्रता से मुझसे पूछा, सर आपकी फेसबुक आईडी क्या है? मैं यकायक स्तब्ध रह गया। एक पल तो उन्हें घूरता रहा और फिर खुद को संभालते हुए बदहवासी में नजरें जमीन पर टिकाए ऑफिस की तरफ मन में बवंडर लिए चुपचाप बढ़ गया, मानो उन्हें जवाब देने के लिए मेरे मुंह में जबान भी न थी। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी ये शॉर्ट स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हाजिर हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, लेकिन आज की स्टोरी थोड़ी सीरियस होने वाली है क्योंकि ये कोरोना के साइड इफ़ेक्ट को दिखा रही है। तो स्टोरी का टाइटल है अंतिम सांसें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चारों तरफ एम्बुलेंस की सायरन से सिर पर एक दबाव सा पड़ने लगा था। रात भी काफ़ी हो गई थी। रमेश के पिताजी की हालत कोरोना की वजह से अब गंभीर होने लगी थी। रमेश एम्बुलेंस से उतरता है और पागलों की तरह हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है। रिसेप्शन पर पहुंचकर वह हाँफते हुए कहता है, सिस्टर बाहर एम्बुलेंस में मेरे पिताजी हैं। उन्हें कोरोना के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लगता है उन्हें ऑक्सीजन देना पड़ेगा। आप उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लीजिए। रिसेप्शन पर बैठी सिस्टर का जवाब आता है, ठीक है हम भर्ती ले लेंगे। ये लीजिए फॉर्म और 3 लाख रुपए रिसेप्शन पर जमा कर दीजिए, उसके बाद ही हम इलाज चालू कर पाएंगे। रमेश कुछ देर वहीं खड़ा रहता है और थोड़ी देर बाद वह हॉस्पिटल से बाहर निकल कर चला आता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि वह अब कहाँ जाए। सिलीगुड़ी के तो सरकारी हॉस्पिटल में कोई बेड खाली नहीं है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिल रही है। एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन की सिलेंडर थी वह भी खाली हो गई। पिताजी को क्या कलकत्ता लेकर चला जाऊं? या फिर इतने में ही उसकी नज़रें एम्बुलेंस की तरफ पड़ती है। पिताजी पिताजी चीखता हुआ वह हॉस्पिटल से एम्बुलेंस की तरफ आता है। उसके पिताजी के मुंह से झाग निकलने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह दोबारा हॉस्पिटल के अंदर जाता है और डॉक्टरों से विनती करने लगता है, कोई तो बचा लो मेरे पिताजी को। लेकिन उसकी विनती को सुनने वाला वहाँ कोई न था। उन पर उसकी विनती का कोई असर नहीं हुआ। उसकी अंतिम कोशिश भी विफल हो जाती है। वह सत्ता और व्यवस्था के इस आर्थिक षड्यंत्र को देखकर लड़खड़ाते हुए बाहर एम्बुलेंस के पास आता है और अपने पिताजी को हाथ को पकड़कर कहता है, मैं हार गया पिताजी। लेकिन उसके पिताजी शायद अपने बेटे को यूं हारा हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए जब तक वह हॉस्पिटल से एम्बुलेंस तक पहुंच पाता उसके पहले ही उसके पिताजी की अंतिम सांसें निकल चुकी होती हैं। वह तो सिर्फ उनका मृत शरीर था जिससे रमेश बातें कर रहा था। 3/5/2021 इस दिन सिर्फ उसके पिता की मौत नहीं हुई, उस दिन इंसानियत भी मृत दिखाई दी थी। और ये कोई स्टोरी नहीं है बल्कि एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ और इसका टाइटल है प्रेम। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। सबकी जुबान पर एक ही नाम है। आजकल लोग राम नाम की माला नहीं फेरते, प्रेम की फेरते हैं। जिसको देखो वही प्रेम के पीछे भाग रहा है, मगर ये प्रेम है कि पकड़ में ही नहीं आता। किसी को प्रेम की पूंछ पकड़ में आ गई तो वह उसे ही प्रेम समझ बैठा। ये पूंछ भी घोड़े की पूंछ जैसी ही तो थी, तो लोगों ने समझा इससे झाड़ू का काम लिया जा सकता है। बस तब से ही लोग प्रेम से झाड़ू लगा रहे हैं। परीक्षा के नाम से हमें बहुत डर लगता है। परीक्षा की तिथि घोषित होते ही सन्निपात के मरीज की तरह हमारा बदन थरथराने लगता है। पर हमारे मित्र लोग भी कम नहीं हैं। उन्होंने नकल करवाने के सारे फॉर्मूले आजमा लिए। जब जब बाहर आई गाने के तर्ज पर कह सकते हैं कि
जब जब परीक्षा आई और हम बहुत घबराए, तब तब नकल करने के नए नुस्खे आजमाए। कुछ हमारे अध्यापकों की भी मेहरबानी रही कि उन्होंने हमें नकल करते देखकर भी अपनी आंखें बंद कर ली। ये समझ के बाहर की बात थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन दिनों ट्यूशन पढ़ाने की भी बीमारी नहीं थी, पर फिर भी ऐसा किया। बाद में उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम 100% रखने के लिए ऐसा किया था उन्होंने। मेरे कारण उनका परिणाम कम रह जाता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने नकल करते वक्त अपनी नज़रें घुमा ली थी। इससे हम दोनों का काम हो गया। मैं पास हो गया और उनकी परीक्षा परिणाम भी 100% रह गई। इससे कहते हैं दोनों का फ़ायदा। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि काम ऐसा करो जिससे दोनों का फ़ायदा हो, जैसे कि प्रशंसा करना, तू मुझे महान बता, मैं तुझे महान बताऊं, और इस तरह हम दोनों ही महान बन जाएं। अब इसमें किसी का नुकसान ही क्या है। यही हाल समीक्षाओं का है, तुम मेरी कर मैं तेरी करूं, और इस तरह ज़्यादा समीक्षाएं हो सकती है। तो मैं कह रहा था कि मैं परीक्षा देने से घबराता था, पर लोग तो कहते हैं कि प्रेम में परीक्षा देनी ही पड़ती है, तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई, परीक्षा कैसे दें। पर हमारे मित्र लोग भी कम नहीं हैं। उन्होंने हमें परीक्षा देने के लिए कहा और हमें आश्वस्त किया कि बाकी वे सब संभाल लेंगे। तो प्रेम में हमारी पहली परीक्षा थी एक गाना गाने की। दरअसल हमें हमारी क्लासमेट से प्रेम हो गया था और वह चाहती थी कि उसके लिए हम कोई गाना गाएं, पर हमारी आवाज़ हमारे बड़े भैया गर्दभ राज जैसी थी, तो गाना कैसे गाते। पर मित्रों ने जुगाड़ कर दिया। वैसे इस देश में लोग गजब के जुगाड़ू हैं, और तो और जुगाड़ से सरकार तक चला लेते हैं। खैर, हम उसके मकान के सामने स्थित हमारे मित्र के मकान की खिड़की में बैठकर मुंह हिलाने लगे और पीछे से साथी लोग गाना गाने लगे, फिल्म पड़ोसन की तरह। वो खुश हो गई, शायद उसने पड़ोसन देखी नहीं थी तब तक। हम प्रेम की पहली परीक्षा में पास हो गए। अब बात आई प्रेम पत्र की। हमें तो प्रेम पत्र लिखना तक नहीं आता था, पर हमारे मित्र इस कला में बहुत उस्ताद थे। न जाने कितने प्रेम पत्र लिख डाले थे उन्होंने, किस किस को नहीं लिखा। और तो और एक मित्र तो उसके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को ही लिख मारा। वह प्रेम पत्र उस लड़की की मम्मी के हाथ में पड़ गया। बस उसी दिन से वह आंटी हमारे मित्र के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। आते जाते आई लव यू कहकर फ्लाइंग किस उछाल जाती है। हमारे मित्रों ने एक सुंदर सा प्रेम पत्र लिख दिया, जिस पर हमने अपने हस्ताक्षर रूपी चिड़िया बैठा दी और हमारा काम बन गया। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। हमारी सहपाठिन की मम्मी मान ही नहीं रही थी। कहती थी लड़का आवारा है, काम धाम कुछ नहीं करता, दिन भर मटर गश्ती करता है। ऐसे लड़के को अपनी गाय जैसी लड़की कैसे दे दूं। यहाँ भी दाल भात में मूसल चंद आ ही गए, मामला खटाई में पड़ गया। पर यार दोस्त कब काम आएंगे। उन्होंने भी जैसे ठान ली थी, हमको कह दिया कि बेटा चढ़ जा पानी की टंकी पर, शोले फिल्म के धर्मेंद्र की तरह, फिर देखते हैं कि मोटी कैसे नहीं मानती है। हम भी उनकी भप्पियों में आ गए और टंकी पर चढ़कर धरने पर बैठ गए। आखिर में प्रेम की जीत हुई। पर ये प्रेम भी भूख की तरह है जो बार बार होता है। क्या एक बार खाना खाने से पूरी ज़िंदगी गुजर सकती है? नहीं ना। तो फिर एक बार प्रेम करने से कैसे काम चल सकता है। और यह भी सच है कि प्रेम अपने आप होता है, ये किया नहीं जाता। तो जहाँ पर भी कोई सुंदरी नज़र आती है, प्रेम हो ही जाता है। इस तरह ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। एक गाना भी तो है, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। तो ये प्रेम उम्र की सीमाओं से परे आज भी हो रहा है। ये अलग बात है कि अब ये प्रेम लेखन सुंदरी से हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ कौन सी परीक्षा होती है। वैसे हमें परीक्षा से आज भी डर लगता है, पर उम्मीद है कि आप जैसे मित्र हमें यहाँ भी पार लगा ही देंगे। क्यों, है ना। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर हाजिर हूँ मैं एक नई कहानी के साथ, और आज की कहानी का टाइटल है ब्रेकिंग न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोना की वजह से
इतने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है कि समझ नहीं आ रहा आर्थिक स्थिति कैसे संभलेगी। वैसे भी ज़्यादा कमाई नहीं होती थी और जो होती थी वो सब सोना के बापू शराब पी पी कर सत्यानाश कर दिए। अभी भी जैसे तैसे जो बचा कर रखी थी उससे गुजारा तो हो ही रहा था, मगर अब आगे क्या होगा। 17 मई तक बढ़ा है लॉकडाउन, न जाने और कितना बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी सब चूल्हे में जा रही थी। वैसे भी ये दोनों पढ़ते नहीं थे, अब तो और भी खुली छूट मिल गई। समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। छोटी जीजी की शादी की जिम्मेदारी भी मेरे ही ऊपर है, वो भी नहीं हो पा रहा है। इनके सांवले और कम पढ़े लिखे होने की वजह से राम जाने क्या होगा। इन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी है। अम्मा और बाबूजी को जो वादा किए थे उसे निभाना तो पड़ेगा ही, चाहे रोकर चाहे हंसकर। रात भर करवटें बदलती रही, आंखों से नींद कोसों दूर थी। चिंता के कारण सलोनी का चिंता करना भी तो जायज़ था। पूरी रात बस सोचती विचारती, पास में सो रहे अपने पति रमेश की शक्ल देखकर खिसियाती भी, फिर मुंह फेर कर दोनों बच्चों सोना और राघव को ममतामयी निगाहों से देखती और उनके बाल को सहलाकर असीम प्यार उड़ेलती। फिर नम आंखों को फेर कर बेटी व बहन के समान छोटी ननद सिया को निहारने लगती। फिर न जाने कब आंखों ही आंखों में पूरी रात गुजर गई, पता ही नहीं चला। टूटी हुई खिड़की से सूरज की सिंदूरी लाली छनकर सलोनी के मुख पटल पर आकर मोती की भांति बिखर गई। तब जाकर वह विचारों की गुत्थी से निकल सकी। सलोनी उठते ही रोजाना की तरह अपने दिनचर्या के मुताबिक काम में जुट गई। तभी थोड़ी ही देर में सिया भी जगकर आदतन बाहर से अखबार ले आई, जिन्हें परस्पर परंपरा अनुसार हमारे गांव बामनौसी में ननद को छोटी हो या बड़ी उन्हें आदर से जीजी ही कहते हैं, जो बड़ी तेजी से आकर बोल पड़ी। ये लो, आज का बहुत बड़का और तड़का वाला समाचार है, सुन लो भाभी। क्यों, क्या हुआ जीजी? क्या बताएं आपको, आज का ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़कर तो माथा ही ठनक गया मेरा। तो आप सुनोगी तो सीधे ही बेहोश हो जाओगी, पक्का। अरे जीजी, कुछ बताओगी भी कि क्या खबर है? तो सुनो आज का ब्रेकिंग न्यूज़। बेवड़ों के लिए उनके ठेके खोल दिए गए हैं सरकार द्वारा, ये बहुत ही ज़रूरी है। और स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद सब बंद। वाह रे सरकार, हम गरीबों को तो कहीं का नहीं छोड़ रही। ऐसी चीज़ को क्यों बढ़ावा दे दी जिससे घर बंद नहीं बिगड़ रहा है ज़्यादा। माँ बाप और हम जैसे दुख की मारी पत्नियाँ तो अब और भी पीड़ाग्रस्त हो जाएंगी। शराबियों का क्या, घर में रोटी बने या ना बने पर उन्हें बोतल तो रोज़ सांझ सवेरे चाहिए ही। चाहे हम सब मरे या जिए, इससे इन्हें क्या फ़र्क। सरकार को भी क्या लेना देना, उसे तो बस उसकी सरकार चलनी चाहिए, जेब उसकी भरी रहे, चाहे हम कंगाल ही क्यों न हो जाएं। आज तो सारे शराबियों के लिए न्यूज़ बड़ी ही दिलकश ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। ऐसा कहकर सलोनी घर की सफाई करते करते रुककर धम से शिथिल काया लेकर भूपृष्ठ पर बैठ गई। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर कब? पिछले कुछ दिनों से लगातार पुरुषों की कुत्सित मानसिकता के घृणित कृत्यों की खबरें पढ़ पढ़ कर छवि का मन वितृष्णा से भर उठा था। 12 साल की मासूम बच्ची का दुष्कृत्य के 9 माह बाद मां बनना, कोचिंग से लौटती 20 साल की बिटिया के साथ सामूहिक दुराचार, 10 साल की नादान को चॉकलेट का लालच दिखाकर 5-6 महीने तक दैहिक शोषण। न जाने क्यों अपनी नन्ही बिटिया की सुरक्षा को लेकर छवि की रूह अंदर तक कांप सी उठती थी। वैसे तो छवि रोजाना लंच टाइम में सिमरन को स्कूल की वैन से उतार कर अपने साथ घर लाती और लंच के बाद वापस ऑफिस जाते समय सिमरन को
दरवाज़ा अंदर से बंद रखने की सख्त हिदायत भी देती। साथ ही यह कहना नहीं भूलती कि उसके और पापा के अलावा किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना। फिर भी सिमरन को घर पर अकेले छोड़कर ऑफिस जाते हुए उसके मन में अनेक आशंकाएं उमड़ती घुमड़ती। ऐसे ही एक दिन लंच टाइम में छवि सिमरन को घर पर छोड़कर वापस ऑफिस पहुंची और घंटे भर बाद ही उसके भाई ने फ़ोन करके कहा कि जल्दी घर आ जाओ, सिमरन दरवाज़ा नहीं खोल रही है, मैं आधे घंटे से बाहर खड़ा हूँ। सुनकर सिमरन घबरा गई और अपने टेबल का काम वैसा ही छोड़कर अपने बॉस को बताकर जल्दी से स्कूटी से घर की ओर भागी। घर पहुंची तो देखा सिमरन हाथ में जूस का गिलास लिए खिड़की से टुकुर टुकुर बाहर निहार रही थी। छवि ने गुस्से भरे स्वर में पूछा, सिमरन मामा बाहर खड़े हैं, इतनी देर से दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? माँ, आपने ही तो कहा था कि आपके और पापा के अलावा कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना, सिमरन बोली। आंखों में अनेक प्रश्न लिए मैं अपने भाई की ओर देखती रही। आखिर अपनी नन्ही कलियों की सुरक्षा को लेकर माता पिता की इस मजबूरी का अंत कब होगा? कब? आखिर कब? तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये शॉर्ट स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय। ज़िद्दी औरत। बिन्नी ने गाड़ी में बैठते हुए एक बार फिर अपने घर की उस खिड़की को निहारा जहाँ उसने अपने दोनों बच्चों को रोता हुआ छोड़ा था। अरे बिन्नी, बैठो भी, बहुत लेट हो रही है, कहीं जाम में फंस गए तो कल्याण हो जाएगा, कुणाल ने गियर पर हाथ बढ़ाते हुए कहा। कुणाल, आज मैं नौकरी से इस्तीफ़ा दे रही हूँ। पागल हो क्या विन्नी? महानगर के खर्चे मालूम है ना, इतना आसान नहीं है सब कुछ जितना दिखाई देता है। मैं जानती हूँ कुणाल, अब तक अम्मा थी, सब संभाल लेती थी, पर अब आया के भरोसे दिन भर बच्चों की मासूम आंखें मेरा पीछा करती रहेंगी। अभी थोड़ा वक्त बीतने दो, तुम चिंता मत करो, बच्चों को आया की आदत हो जाएगी। इतनी शानदार नौकरी है तुम्हारी, उसे छोड़ना तो बेवकूफ़ी ही होगी ना, कुणाल ने अपनी बात रखी। सब ठीक है कुणाल, पर मेरे बच्चों का बचपन वापस नहीं आएगा। मैं कम पैसों में घर मैनेज कर लूँगी। मैं बॉस से ये भी कहूँगी कि मुझे ऑनलाइन कुछ काम दे दे। अगर बात बनी तो ठीक है, नहीं तो क्या विन्नी? बनी बनाई पोजीशन बिगाड़ रही हो तुम। कुणाल की आवाज़ अब ऊंची हो गई थी। तुम जो भी समझो, अब मैं अपने दिल की सुनूंगी, दिमाग की नहीं, विन्नी ने धीरे मगर दृढ़ शब्दों में कहा। अजीब जिद्दी औरत हो तुम। गुस्से में कुणाल का पांव ब्रेक पर पड़ा तो गाड़ी चरमरा कर रुक गई। हाँ, मैं जिद्दी औरत हूँ, तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ। बिना माँ के बचपन कैसा होता है। पूरा बचपन गुजारा है मैंने अपनी माँ के बिना, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी। आया के भरोसे पली हूँ मैं, वही कष्ट मेरे रहते मेरे बच्चे कतई नहीं उठाएंगे। कहते हुए विन्नी ने गाड़ी का गेट खोला और उतर गई। अरे विन्नी, तुम्हें दफ्तर तो छोड़ दूँ यार, गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर रहता है, कुणाल ने गेट खोलकर बैठने का इशारा करते हुए कहा। नहीं, सड़क पार करते ही दफ्तर है, मैं चली जाऊंगी। मेरी नाक पर गुस्सा नहीं, आंख में माँ की ममता रहती है कुणाल, तुम नहीं समझोगे। इससे पहले कि मेरा ममता भरा निर्णय कमज़ोर पड़े, मैं उसे अंजाम देना चाहती हूँ। शाम को अपने बच्चों की माँ से मिलना कुणाल, कहते हुए बिन्नी तेज कदमों से आगे बढ़ गई। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमी बंद करो ये व्यंग्यवान, छलनी हो गई हूँ मैं तुम्हारी बात सुन सुनकर। नीलांजना अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके चिल्ला उठी। पूरे घर में निस्तब्धता छा गई। इस पल से पहले जो जिसके मुंह में आता बोल देता, जब जिसका जो मन हुआ सुना देता। एक ही ताने को सुनते सुनते जीवन का आधा सफ़र पार कर लिया था नीलांजना ने। अचानक जैसे सावित्री को होश आया, अपना दबदबा बनाए रखने की गरज से वो बोली, ओह छाछ बोले सो बोले, चलनी भी बोल उठी जिसमें 70 छेद। क्यों चिल्ला रही हो? कमी है तो सुनना तो पड़ेगा ही। 15 सालों में घर को वारिस नहीं दे पाई और आज जवान चलाती हो। नहीं माँ, जवान नहीं चलाती, न चलाना चाहती हूँ।
मगर जिस बात पर पर्दा इतने समय से पड़ा है पड़े रहने दीजिए। क्योंकि बात निकली तो दूर तलक जाएगी और उसके नश्तर आपको छलनी करेंगे, क्योंकि मुझ में छलनी होने को अब कुछ बचा ही नहीं। कहते हुए नीलांजना ने अपने बहते आंसू पोंछ दिए। ऐसा क्या है जो तू आज इतना ऐंठ कर बोल रही है, जरा मैं भी सुनूं, सावित्री बोली। सारा घर अब तक कमरे में इकट्ठा हो गया था। नीलांजना ने आओ देखा न ताओ और बोल दिया, कमी मुझ में नहीं है, आपके सुपुत्र में है। और इस बात को अब तक इसलिए छुपाई थी कि मुझे किसी से शिकायत नहीं, मेरी किस्मत में ये ही लिखा था। मगर आज जब बड़े छोटे भी जो चाहे बोलकर निकल गए तो सबको पता होना चाहिए कि कमी किसमें है। नीलांजना के शब्दों से दिल चाक हो गया सावित्री का और उसने नज़र उठाकर उमेश की ओर देखा। उसकी निगाहें ज़मीन में गड़ी सच बिन बोले बयान ही कर रही थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये शॉर्ट स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदकुशी। देखो रमेश, तुम आज फिर पीकर आए हो। अब तुम्हारा शौक हमारे गृहस्थी पर भारी पड़ता जा रहा है, प्रेम ने रमेश को दरवाजे पर कहा। गुस्से से चिल्ला उठा रमेश, अपने पैसे का पीता हूँ, तुम्हारी कमी का नहीं पीता हूँ। सारे दिन ऑफिस के नाम पर न जाने क्या क्या गुल खिलाती हो। लड़खड़ाते हुए दीवार पकड़ने की कोशिश की रमेश ने। तेज आवाज़ सुनकर दोनों बच्चे बाहर आ गए। पिता की ऐसी हालत में देखकर पहली बार घबरा कर बोले, माँ, पिताजी की तबीयत खराब हो गई है क्या? इनको चक्कर आ रहे हैं? पिताजी ऐसे क्यों लड़खड़ा रहे हैं? एक शब्द भी कहे बिना प्रेम दोनों बच्चों को लेकर शयन कक्ष में चली गई। वहाँ बच्चों को लिटाकर बोली, सुबह स्कूल जाना है ना, अब जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। कल जब ऑफिस से वापस आऊँगी तब इसके बारे में बात करूँगी। प्यार से समझाते हुए प्रेम ने कहा, चलो अब आंखें बंद करो। दोनों बच्चे माँ को संतुलित देख आंखें बंद कर लेट गए। शयन कक्ष का दरवाज़ा बंद कर बाहर आई प्रेम। देखा सोफे पर आड़ा तिरछा रमेश लेटा खर्राटे ले रहा है। उसका मन विरह तृष्णा से भर गया। सारा घर एक अजीब सी दुर्गंध से भर गया था। उसने खिड़कियां खोल दी। बाहर से आती ठंडी हवा ने कुछ राहत दी। रसोई समेट खुद भी बिना खाए लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। विचारों में खोई प्रेम सोच में पड़ गई। रमेश के कदम क्यों इस ओर बहक रहे थे? ये तो समय से पहले स्वयं को आत्मघात करने जैसा कदम है। इतना प्यार करने वाला, हर सुख सुविधा का ध्यान रखने वाला रमेश ने 10 साल के वैवाहिक जीवन में कोई शिकायत का अवसर नहीं दिया। बच्चों की हर बात मुंह से निकलते ही पूरी करना जैसे उसका शौक था, अब उसे अपने कर्तव्यों से विमुख कैसे हो सकता है? मुझे सुबह ही उससे बात करनी होगी। कुछ तो कहीं तो गड़बड़ हो रही है। कुछ तो ऐसा है जो अंदर ही अंदर रमेश को खाए जा रहा है। क्यों मुझसे कुछ बात नहीं की इस बारे में? इससे पहले बात बहुत बिगड़ जाए, मुझे उससे संभालना होगा। कल बच्चों को स्कूल भेजकर मैं और रमेश इस समस्या का समाधान खोजेंगे। अपनी ज़िंदगी को ऐसे खुदकुशी करने नहीं दे सकती मैं। मुझे रमेश को इससे बाहर लाना होगा। सोचते सोचते न जाने कब प्रेम को निद्रा ने घेर लिया और हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।